सभी को नमस्कार। जब कुछ लोग कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग घर पर बैठे रहते हैं और फिर जब न्यू दिखा कि इनकी कोशिश सफल होगी तो फिर वेट कर रहे हैं हमने भी कुछ मिलेगा। भाई कोई ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बात कर रहा हूँ पीटीआई के जो ग्रेड पे का मैटर चल रहा है। अभी पीटीआई एनएफसी के समान इनको जो ना ग्रेड पे दिया जाए और एरियर दिया जाए, उसके लिए भाई कुछ आदमी 1986 से कोशिश कर रहे थे और कुछ घर बैठे थे। अब पिछले दिनों काफ़ी समय से मैं भी बोलता रहा हूँ, ऑर्डर भी आते रहे हैं। अभी सबको मिलेगा, सबका एस्टीमेट भी बनवाया, सारी चीज़ हुई, लेकिन भाई नहीं मिलेगा, सिर्फ पटिशनर को मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि जब कुछ मामला चल रहा हो तो थोड़ी फीस के लिए उल्टा नहीं हटना चाहिए। पर कुछ आदमी में भी आलिया सब आलिया घने चतुर बन जाए हैं। अगर नहीं अपना लड़ लेंगे, आज भी वो टाइम है, 86 में भी वो टाइम था, 2006-07 ही वो टाइम था। तो ये बात कर रहे हो भाई, जो कंटेंट पिटीशन लगी थी 2045, डेट ऑफ डिसीजन आ गया इसका 24/7/2024 को। अब यो केस फाइनल हो गया है भाई, इसके बाद कोई ऑर्डर इसमें आना बाकी नहीं रहा। ओम प्रकाश जी का यो केस था शुरू से, कोरम इसमें राजवीर सिंह सहरावत जो ना जज साहब हैं, वकीलों की लंबी लाइन है भाई। कुछ तो ही बाद में हुए थे केस, अभी हमें मिल जा। दिस ऑर्डर सेल डिस्पोज ऑफ बंच ऑफ सीओसीपी, ये सारे नंबर हैं भाई। अब यो जो ऑर्डर है ये इन सारी जो कंटेंट पिटीशन है इनको डिस्पोज ऑफ करेगा। फिर थोड़ा है बता देता हूँ। पहले केस भाई 2007 में जीत्या, 13 में डबल में जीत्या, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आ गया, वहाँ से फाइनल होकर आ गया। अब उसके बाद फिर कंटेंट पिटीशन 2013 से पेंडिंग थी, वो दोबारा फिर रिवाइव की गई। जी सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं दे रहे। उसके बाद भी कई तरह के लेटर जारी होते, मिला अब तक नहीं था। लेकिन अभी पिछले दिनों 22 तारीख को लेटर जारी कर दिया था सिर्फ पिटिशनर का। अब ये इस ऑर्डर में कह रहे हैं ये ऑर्डर जितनी है कंटेंट पिटिशन के नंबर हैं भाई, ये तो 40-50 तो होंगे, गिनी तो है नहीं मैंने, पर ये सारी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी इस ऑर्डर तय। नंबर 2 पॉइंट में क्या है, काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट, यानी कि सरकार की तरफ से जो वकील है उन्हें क्या कहा है, हैज़ पॉइंटेड आउट दैट द अबव सेड कंटेम्प्ट पिटीशन हैव बीन फाइल्ड बाय सर्विंग एंड रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ कैडर ऑफ पीटीआई एनएफसी। जो ये कंटेम्प्ट पिटीशन है भाई, ये चाहे सर्विस में है या रिटायर्ड है, उन पीटीआई के द्वारा फाइल की गई हैं। द इशू इन्वॉल्व इन दिस पिटीशन इज फॉर ग्रांट ऑफ हायर पे स्केल टू द मेंबर ऑफ द कैडर ऑफ पीटीआई के। जो ये इशू है ये इसलिए है कि जो पिटिशनर इनको हायर स्केल मिले पीटीआई को, जो कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट हरियाणा के कर्मचारी हैं, एज पर विद दोज पर्सन, किन के बराबर, एज पर विद दोज पर्सन हु हैड ज्वाइंट दी स्टेट, ये वैसे स्लेट लिख रखा है, स्लेट तो कुछ होता नहीं, स्टेट पीटीआई कैडर, मिस्टेक होगी ऑर्डर में, पीटीआई कैडर बाय एब्सॉर्प्शन फ्रॉम दी कैडर ऑफ पीटीआई एनएफसी। यानी कि जो हरियाणा भारत सरकार से जो पीटीआई आए थे एनएफसी, नेशनल फिटनेस कोर्प के थे कुछ, जो कि स्टेट ने समावेश कर लिए थे, अपने अंदर ले लिए थे। जब यो अपना हरियाणा बना उस टाइम दिक्कत थी इस टाइप के, क्योंकि पुराना मैटर अच्छी तरह से चल रहा है यो। तो वहाँ से वो कुछ कर्मचारी जो है ना स्टेट के अंदर भेज दिए गए थे। हालांकि दोनों काम लीगल थे, भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को दे दिए थे, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे थे, वो हरियाणा में आ गए थे। एट द टाइम ऑफ एब्सॉर्प्शन इट वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट द पीटीआई एनएफसी ऑन एब्सॉर्प्शन एज द मेंबर ऑफ कैडर ऑफ पीटीआई वुड बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ पे स्केल विच वर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ कैडर ऑफ पीटीआई इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये कहना चाहोगे, वैसे तो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि भाई जो पे स्केल हरियाणा के पीटीआई को मिल रहा है वो इनको मिलेगा। हाउएवर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन एक टाइम के पॉइंट पर व्हेन एक्चुअली फिक्सिंग देयर पे, जब उनकी पे फिक्स की गई, इट वाज फिक्स्ड इन ए रॉन्ग हायर पे स्केल, लेकिन वो जो है ना गलत, यानी हायर पे स्केल में उनकी फिक्स कर दी गई। बेस्ड ऑन हायर फिक्सेशन ऑफ पीटीआई एनएफसी, जब पीटीआई एनएफसी की ये कह रहे हैं कि इनकी गलती से फिक्स की थी, वैसे तो मेंशन ये था कि नहीं करनी स्टेट के बराबर, लेकिन कर दी। अब
जब उनकी हायर पे स्केल पर उनको लिया दिया एनएफसी-पीटीआई को, सेवरल रिट पिटीशन वर फाइल्ड बाय द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द कैडर ऑफ पीटीआई अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो हरियाणा की जो पीटीआई थे उन्होंने आवाज़ उठाई, अभी एक कैडर है तो अलग अलग सैलरी क्यों, अलग अलग पे स्केल क्यों। और उन्होंने जो है ना कई रिट पिटीशन जो है ना कोर्ट में लगा दी। उन्होंने क्या कहा, ओरिजिनल मेंबर ऑफ द पीटीआई अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा क्लेमिंग दैट, उन्होंने कहा क्लेम किया दैट देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट पे स्केल्स इन दी सेम केस। उन्होंने कहा कि एक पे उस पर दो डिफरेंट पे स्केल नहीं हो सकते, जबकि कैडर एक है, नौकरी एक है, सब काम भी एक है। दिस सैड रेट पिटीशन वर अलाउड बाय वेरियस कोर्ट्स डिस्पाइट द अथॉरिटीज। ये जो पिटीशन थी ये कई प्रकार की कोर्टों द्वारा अलाउ कर दी गई। हैविंग पास सर्टेन ऑर्डर विड्राइंग दी wrongly granted higher pay scale even from the PTI NFC। हालांकि इन्होंने जो है ना एनएफसी का भी वापस ले लिया था, लेकिन फिर भी बहुत सी कोर्टों ने द्वारा ऑर्डर पास कर दिया गया भी इनको भी दिया जाए, सरकार ने और ऑर्डर ने जज ने अपने ऑर्डर में लिखा है। इन वन ऑफ सच अर्लीस्ट रिट पिटीशन फॉर एग्जाम्पल जो दी गई है CWP नंबर 11/738 ऑफ 1988, दिस कोर्ट हैड डायरेक्टेड टू लुक इन टू द एस्पेक्ट भी इस मामले को देखो और एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास करो। बट इवन सब्सिक्वेंट टू दैट 3 रेट पिटीशन, लेकिन उसके बाद इसी सीक्वेंस में 3 रेट पिटीशन और डाली गई भी CWP 2071 1986, 53 28 1990 में और 12 51 1990 में वर स्पेसिफिकली अलाउड बाय, वो भी अलाउड कर दी गई कोर्ट द्वारा भाई। In view of the fact that the withdrawal of higher pay scale from PTI NFC was quashed by this court, क्योंकि जो पहली एप्लीकेशन थी उसमें जो है ना विड्रॉल का जो लेटर था वो क्वेश कर दिया गया था बाय दिस कोर्ट इन अनदर कोई और रिट पिटीशन में। एंड द मैटर हैज बिकम फाइनल इवन अप टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा फिर समझा दूँ भाई, जैसे जब PTI NFC का वापस लिया तो वो कोर्ट में गए, तो उस कोर्ट में उनको कह दिया कि भाई आप इस पे स्केल पर काम कर रहे थे इंडिया में तो आपको यही मिलेगा। और उसके बाद 3 हरियाणा में फाइल कर दी, जब ऑलरेडी उनको दोबारा दे दिया गया था, इसलिए हरियाणा वाला को भी अलाउड कर दिया, अभी इनको भी दिया जाए। देयर फॉर द स्टेट इज ग्रांटिंग द बेनिफिट एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इसलिए जो ना स्टेट बेनिफिट दे रहा, लाभ दे रहा है सभी पिटिशनर को। ऑर्डर जो कि कोर्ट का ऑर्डर है, टू ऑल द पर्सन हु वर पिटिशनर इन द अबव सेड रिट पिटीशन। तो सरकार ने क्या कहा है, अभी स्टेट जो है ना जितने भी पिटिशनर थे, ये जो रिट पिटीशन बनाई है ऊपर बताई गई हैं, इन सब को लाभ देने को तैयार है स्टेट, एक्सेप्ट 1 पर्सन पिटिशनर, एक कोई पृथ्वीचंद है CWP नंबर 1251 1990, केवल उसको मना किया। अब उसका देखो मेरे पास डिटेल नहीं है, उसको क्यों मना करा, पर होगा कोई कारण भाई। चलो अब नंबर 3 पॉइंट पर जाते हैं, तो साथ में बने रहियो, पूरी बात समझ में भी आ जाएगी। इट इज़ फर्दर पॉइंटेड आउट दैट इन फैक्ट बेनिफिट्स ऑलरेडी स्टूड ग्रांटेड टू सच पिटिशनर वाइड ऑर्डर डेटेड 22/7/2024। ये आगे कहते हैं जो रेस्पोंडेंट सरकारी वकील बोल रहे हैं यहाँ पे, अब ये पॉइंट आउट किया है कि जो बेनिफिट है वो ऑलरेडी उनको पिटिशनर को ग्रांट कर दिया गया है 22/7 के लेटर, जिसका मैंने अभी बताया था, उसमें अलाउड कर भी दिया गया है। बट वाइड दैट ऑर्डर द पिटिशनर वर ग्रांटेड बेनिफिट्स फ्रॉम द बैक डेट ओनली, लेकिन उस ऑर्डर में कहा गया जो पिटिशनर है उनको बैक डेट का केवल नोशनल पे बेसिस का बेनिफिट मिलेगा। वर ग्रांटेड बेनिफिट फ्रॉम द बैक डेट ओनली ऑन नोशनल बेनिफिट्स, यानी कि जो उनकी पे फिक्स कर दी जाएगी थ्रो बाय रिवीजिंग देयर पेंशनरी बेनिफिट्स हाउएवर ऑन रिकंसिडरेशन, लेकिन बाद में रिकंसिडरेशन करने पर द अथॉरिटीज हैव नाउ डिसाइडेड टू मेक द एक्चुअल पेमेंट ऑफ द एरियर। लेकिन इसके बाद जब इसको रिकंसिडर किया तो सरकार जो है ना इसका जो एरियर बनता है उसी डेट से वो देने को भी तैयार है, अराइजिंग फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन ऑफ पे स्केल, यानी जब से भी पे स्केल इनका रिवाइज होगा उस टाइम से एरियर देने को भी तैयार होगी है कोर्ट में सरकार। पेंशन जो भी इनका पेंशनर है या नौकरी पर है कोई भी है, इनका पे स्केल और इनका एरियर देने को तैयार। टू दी एलिजिबल पिटिशनर, केवल जो एलिजिबल हैं पिटिशनर उनको,
the said benefit will be released to the eligible petitioner in the above said petitions within a period of 2 months from the date today। यानी आज से, यानी कि 24/7 से 2 महीने के अंदर इनको इनकी पे फिक्स हो जाएगी और इनका एरियर मिल जाएगा। किसको? जो एक्चुअल पिटिशनर थे 86 से 90 से उनको, या बीच में भी जो फैसला होने से पहले आगे थे केस में, या जो सीओसीपी में शुरू से थे। क्योंकि कंटेम्प्ट में भी तो वो आया होगा ना जो केस में पहले पार्टी होगा, पार्टी नहीं होगा तो वो तो कंटेम्प्ट में भी नहीं डाल सकता। मतलब मैं किसी केस में नहीं तो मैं कंटेम्प्ट क्या डाल लूँगा। अब डाल ली, लेकिन इसमें डाल ली भी है। सो फार एज द जनरलाइज एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट इज कंसर्न। अब आते हैं नंबर 4 पॉइंट पे। कुछ पिटीशन जो है ना जनरलाइज करने के लिए डाल दी गई। अगर जो ये फैसला है सामान्य कर दो कि वो सब पर लागू हो जाए। अब उसमें क्या कहते हैं, लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट हैज सबमिटेड दैट को द ऑर्डर डेटेड 18/1/1995 पास्ट इन CWP 11/738 ऑफ 1998 दियो COCP नंबर 12/19 ऑफ 2005 वाज फाइल्ड बिफोर दिस कोर्ट। अभी ऐसा है कोई ऑर्डर केस इसमें किया गया था 1998 में और उसका 2005 में उसकी कंटेम्प्ट थी, फाइल्ड बिफोर दिस कोर्ट, इस कोर्ट के सामने आया था। इन द सेड COCP ए डायरेक्शन वाज इशूड टू द रेस्पोंडेंट टू पास ए स्पीकिंग ऑर्डर इन कंप्लायंस ऑफ द अबव सेड ऑर्डर पास्ड इन CWP 11/738 1998। तो इसमें ये कहा इन्होंने, अगर ये केस किया गया था और उसके बाद कंटेम्प्ट भी डाली गई थी। कंटेम्प्ट क्यों डाली? क्योंकि केस पर कार्रवाई नहीं करी। उस केस में क्या डायरेक्शन दी थी कोर्ट ने, अगर भाई जो ये मैटर है जनरलाइज करने का, इस पे एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करो, अगर आप इसको देते हो या डिनाई करते हो। ऑल्दो फॉर ए लॉन्ग टाइम अर्लियर दी सैड ऑर्डर कुड नॉट बी स्पेसिफिकली पास्ड। लेकिन ये ऑर्डर जो है ना पास नहीं हो सका, जबकि 2005 में कंटेम्प्ट फाइल की गई थी। अब ऑल्दो फॉर ए लॉन्ग टाइम अर्लियर दी सैड ऑर्डर कुड नॉट बी स्पेसिफिकली पास्ड, हाउएवर ए स्पेसिफिक ऑर्डर डेटेड 17/8/2006 डिक्लाइनिंग द रिलीफ ऑफ सच पर्सन वाज पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लेकिन उसके बाद 17/8/2006 को एक स्पीकिंग ऑर्डर पास कर दिया गया जिसमें कि डिक्लाइन कर दिया गया था, अब भी ऐसे जनरलाइज इस मामले को हम नहीं करेंगे, ना हम किसी को लाभ देंगे, हम देंगे तो सिर्फ पिटिशनर को देंगे। ये 17/8/2006 में पास कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि इनको दो या जनरलाइज करो। मैं फिर स्पष्ट कहूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि कई साथियाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो कोर्ट ने कहा था कि भाई इस पर आप कोई फैसला लो, अगर इसको जनरलाइज करो या नहीं करो। तो सरकार ने इसको डिनाई कर दिया था 17/8/2006 का। डिक्लाइनिंग द रिलीफ ऑफ सच पर्सन वाज पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द अफोरसेड कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। और जब ये हियरिंग के अफोरसेड कंटेम्प्ट पिटीशन प्रोसीडिंग जो चल रही है, दिस सैड ऑर्डर हैज नॉट बीन चैलेंज्ड सो फार इन एनी रेट पिटीशन। अब यह बात बताऊं, किसी भी वकील ने अपनी रेट पिटीशन में या को ने लिखी कि 17/8/2006 के ऑर्डर ने चैलेंज कर दी, किसी ने नहीं कराया भाई, ना किसी पिटिशनर ने बेरा। पिटिशनर ने तो वो नहीं बेरा, वो तो वकील का काम हो। लेकिन वकील भी सारे ना होते सही, ना उनकी भी समझ में आई होगी, उनने भी क्लाइंट जाकर बतावा, किसी ने ना बताई, यो ऑर्डर जो है ना चैलेंज ना किया गया। अकॉर्डिंगली इट इज असर्टेड, इसमें जो है ना जोर देकर यह बात कही है सरकार ने और दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं, दैट एक्सेप्ट द पिटिशनर ऑफ ऑल द अबव सेड रिट पिटिशन नो अदर पर्सन इज बीइंग ग्रांटेड द बेनिफिट ऑफ द स्टेट। ये इन्होंने कहा है कि भाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2006 में लेटर जारी कर दिया था कि हम इनको नहीं मान रहे, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना 17/8/2006 का लेटर किसी ने चैलेंज कराया, ना कोई कोर्ट का आदेश आया। अब 5वें नंबर पॉइंट पे देखते हैं, counsel for the petitioner have not been able to contradict the passing of the aforesaid order dated 17/8/2006। जो पिटिशनर के वकील थे वो इसका खंडन नहीं कर सके। 17/8/2006 का लेटर चैलेंज नहीं किया भाई किसी ने भी, विच हैज़ नॉट बीन स्पेसिफिकली चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट, और किसी भी कोर्ट के सामने वो चैलेंज नहीं किया गया। एंड दस द सेम हैज़ नॉट बीन सेट असाइड बाई एनी कोर्ट सो फार,
और इसलिए वो जो लेटर 17/8/2006 का जारी किया था, जिसमें कहा था कि भाई सिर्फ पटिशनर को देंगे बाकी वो नहीं देंगे, वो आज भी न्यू का न्यू खड़ा है। वो किसी कोर्ट द्वारा सेट असाइड नहीं किया गया है, ना सरकार ने वापस लिया, ना किसी कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया, रद्द किया। इन व्यू ऑफ द अबव, ऑल द अफोरसेड पिटिशंस आर हियरबाय डिसमिस्ड एज हैविंग बीन रेंडर्ड एज इनफ्रक्शियस। निरर्थक मानते हुए जो सारी पिटिशंस है, जो ओरिजिनल पिटिशनर के अलावा जितनी भी पिटिशंस है, सारी जो है ना डिसमिस कर दी गई है, भाई बर्खास्त कर दी। हाउएवर द पिटिशनर इन द कंटेम्प्ट पिटिशन एक्सेप्ट द कंटेम्प्ट पिटिशनर अराइजिंग फ्रॉम द अबव सेड 3 पिटिशन। भाई ये जो 3 पिटिशन जिनका के फैसला आया है, इनको छोड़कर जो और पिटिशनर है, जो और शेड्यूल पे पिटिशन है, इन 3 के अलावा, एंड एनी अदर पर्सन, और भी जो कोई आदमी एग्रीड बाय दिस ऑर्डर डेटेड 17/8/2006 पास्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी वुड बी एट लिबर्टी टू अवेल एनी ऑर्डर एंड अल्टरनेट रेमेडी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें आखिर में क्या कहा कोर्ट ने, अब भाई ये इनको तो मिल गया जो पिटिशनर हैं, लेकिन इनके अलावा जो और पिटिशनर्स हैं, COCP हैं, जिनके केस हैं, या कोई और आदमी जो इस लेटर से प्रभावित हो रहा हो, जिसको ना मिल रहा है इसका, वो इसको जो है ना कोई भी कानून के अनुसार कोई रेमेडी ले सका है, कोई इलाज इसका करा सका है, अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद लॉ मिसलेनियस एप्लीकेशन इफ एनी आल्सो स्टैंड डिस्पोज ऑफ। राजवीर सिंह सेरा 24/7/2000। देखो लंबी वीडियो होगी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। फिर एक बार ब्रीफ कर दूँ भाई सरकार ने कहा है कि हम सिर्फ पिटिशनर को देंगे। उसके बाद 95 में एक केस होया, उसमें कहा कि इसको जनरलाइज करो, सबको दो। उस केस में ये ऑर्डर किया गया, अभी सरकार को डायरेक्शन दी कि आप इस पर कोई इनको फैसला लो, डिनाई करो या एक्सेप्ट करो। सरकार ने उसको कंटेम्प्ट डालने के बाद 17/8/2006 को डिक्लाइन कर दिया कि भाई हम नहीं दे सकते। अब उस लेटर को किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना किसी वकील ने, ना किसी पिटिशनर ने, किसी भी कोर्ट ने उस लेटर को सेटिसाइड नहीं किया है। तो अमूमन यो मान लिया गया कि भाई वो लेटर आज भी प्रभावी है। जब सरकार ने लेटर काट रखा है और सरकार उसको विड्रा नहीं कर रही और किसी कोर्ट ने उसको सेटिसाइड नहीं किया, तो वो लेटर आज भी जिंदा है भाई, वो आदेश आज भी लागू है। इसलिए जो नॉन पिटिशनर हैं उनको कोई भी लाभ फिलहाल ना था, उनकी पे फिक्स हो है, ना उनको एरियर मिले। ये इस लेटर इस ऑर्डर से क्लियर हो गया है। अब इसमें आगे का रास्ता बताऊँ, आगे का रास्ता भी ये है भाई जितनी पिटीशन है दोबारा से फाइल करनी पड़ेंगी। इनमें जो है ना इस लेटर को चैलेंज करना पड़ेगा, इसके जनरलाइज के लिए नए सिरे से लड़ाई होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी तो आप लोगों के वकील हैं, बथेरे सियाणे हैं, वे ज़्यादा बता सकें। मैं न्यू दावा भी नहीं करता हो उसका मेरी बात गलत हो, मैं कदे भी न्यू दावा नहीं करता, क्योंकि सीख रहे हैं हम। सब कुछ किससे नहीं आता, मन्नत बिल्कुल नहीं आता, लेकिन सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा अपना तो मानना ये है कि इस लेटर को दो नए सिरे से चैलेंज करना पड़ेगा। उसके बाद कोई कोर्ट देखेगी अगर भाई इतने टाइम के बाद इसको जनरलाइज किया जाए नहीं किया जाए, वो अगला मैटर, उस पर कोई टिप्पणी ठीक नहीं है। लेकिन फिर कहूँ जितने नॉन पिटिशनर हैं, जितने घर बैठे उड़ हैं, या उसके मेरी बात कड़वी भी लगेगी, उनको भाई कोई पैसा नहीं मिलेगा, ना उनकी पे रिविज़न होगा, ना सिर्फ पिटिशनर जो इन 3-4 पिटिशन मैंने नाम लिए हैं ऊपर, इनमें जो पिटिशनर हैं उनकी पे फिक्स हो जाएगी। उनको जो इतना भी एरियर उनका बनता है वो एरियर 2 महीने के अंदर अंदर सरकार उनके खाते में डाल देगी। धन्यवाद भाई।